पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बैलिंग की आवाज फिर से आती है। मुझे लगता है तुम मुझे पहले से जानते हो। वो ब्लैंक आंखों से सुमिंग को देखती है। मत जाओ। वो अपने बिस्तर से उठकर धीरे से उसकी पीठ पर सिर रख देती है। स्टारलाइट उसके घर में बिखर जाता है, मूनलाइट के साथ मिल जाता है। सुमिंग समझ नहीं पाता यह सपना है या सच, खुशी है या दुख। वो कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, वह कुछ भी अलग नहीं कर पाता। जैसे दोनों ने एक पल के प्यार का वादा किया हो, लेकिन जैसे ही सपना टूटेगा यह पल भी खत्म हो जाएगा। यह अटैचमेंट दूर होती जाएगी। शायद मिलते ही ना तो बेहतर होता। अब आगे। अब सुमिंग के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या उसे यहां से जाना चाहिए या फिर उसे वह सेरेंडिपिटी स्वीकार करनी चाहिए जो ओल्ड एक्शन मेकर ने उसको दी है। यह 3 दिन की ब्लेसिंग, यह 3 दिन का सपना उसको आने वाली बड़ी मुसीबत से लड़ने की ताकत दे सकता था। लेकिन असली रास्ता था इस खूबसूरत झूठे सपने को खत्म कर दो। अपने परिवार, दोस्तों, प्यार सबको अपने हाथ से मिटा दो। तभी तुम्हारे अंदर वह ठंडक, वह निर्दयी ताकत आ पाएगी जो किस्मत को तोड़ सके। यही था 3 दिन की सेरेंडिपिटी का असली मतलब। ओल्ड सन मेकर भी चाहता था कि सुमिंग अपने दिल को पत्थर बना ले, सब कुछ तोड़ दे ताकि वह असली बर्सर्कर सोल रेलम तक पहुंच सके। इस मेटामॉर्फोसिस के बाद ही सुमिंग अपना असली गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का स्टैच्यू बना सकता था और तब वह बड़ी मुसीबत का सामना करने लायक हो जाता। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता सुमिंग के लिए बहुत महंगा था। क्या वह बैलिंग को मार सकता है जो अभी उसकी पीठ से लिपटी है? क्या वह अपने एल्डर को सोते हुए खत्म कर सकता है? क्या वह चेंशिन, लेचेन, अपने मां बाप, पूरे डार्क माउंटेन ट्राइब को खत्म कर सकता है सिर्फ ताकि उसके अंदर वह ठंडक आ जाए? सुमिंग मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट टूटी हुई है। वह सोचता है, मैं नहीं कर सकता। समय धीरे धीरे बीतता है। सुमिंग वहीं खड़ा रहता है, बैलिंग उसकी पीठ से लिपटी रहती है। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होता है। सुबह की हल्की रोशनी आ जाती है। पूरी रात दोनों बस यूं ही खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। बैलिंग का सिर सुमिंग की पीठ पर है। उसके आंसू प्यार की वजह से उसकी शर्ट को भिगो देते हैं। जब सुबह होती है, सुमिंग जाने का फैसला करता है। बैलिंग चुपचाप अपने बिस्तर पर ले जाती है, आंखें बंद कर लेती है। आंसू उसकी आंखों के कोने पे जम जाते हैं। एक आंसू तकिए पर गिरता है, खो जाता है। उस एक आंसू में सारी यादें, सारी चाहत, सारी आहें छुपी हैं। सुमिंग डार्क ड्रैगन ट्राइब से निकल जाता है, जंगल से गुजरता है। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही हैं, पत्ते गिरते जा रहे हैं। शाओहोंग उसके कंधे पर शांत बैठा है, जैसे उसके दिल की उलझन समझ रहा हो। यह था पहला दिन। अभी भी 2 दिन बचे हैं सुमिंग के पास अपना फैसला लेने के लिए। पहले वह विंड स्ट्रीम ट्राइब जाना चाहता था, लेकिन अब उसका मन नहीं है। वह डार्क माउंटेन को धूप में नहाता देखता है, लेकिन फायर बर्सर्कर्स के रूइंस देखने का भी मन नहीं करता। उसके अंदर एक गहरी थकान है। वह डिसाइड करता है, घर लौट जाता हूं। वह वापस डार्क माउंटेन ट्राइब जाता है, अपने घर के बाहर शांत बैठ जाता है। नीला आसमान, सफेद बादल, धूप, सब कुछ देखता है। वह चाहता है कि यह सीन उसके दिल, उसकी रूह में गहरा छप जाए। वह धीरे से बोलता है, क्या मुझे सब कुछ तोड़ना पड़ेगा अपनी किस्मत को कंट्रोल करने के लिए? वह सोचता है, शायद सब कुछ तोड़ने से ही असली ताकत मिलती है, क्योंकि ठंडा दिल किसी को भी जगह नहीं देता। जब प्यार ही नहीं रहेगा तो कोई भी मेरे दिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सुमिंग बच्चों को खेलते देखकर आंखें बंद कर लेता है। क्या ये भी झूठे हैं? शाम होती है, अंधेरा छा जाता है, चांदनी जमीन पर बिखर जाती है। सुमिंग वहीं बैठा रहता है, कुछ सोचता नहीं, सिर्फ देख रहा है सूरज का उगना, ढलना। वह जानता है अगले दिन जब सूरज उगेगा वह यहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। उसे नहीं पता कब वापस आ पाएगा, शायद कभी नहीं। सुमिंग आंखें बंद करता है। ज़ुन की धुन ट्राइब में गूंज रही है। रात बीतती जाती है। अगले दिन सुबह आसमान साफ नहीं है, काले बादल हैं, हल्की बारिश हो रही है। लेकिन सुमिंग कुछ नहीं सोचता, अपने आखिरी दिन को पूरा जीता है। एल्डर के साथ बैठता है, ग्रैंडपा नैनसोंग की हर्बल स्टोरेज संभालता है, बच्चों के साथ खेलता है, उनको कहानियां सुनाता है, उनकी हंसी सुनता है। वह लेचन के साथ प्ले फाइट करता है, हंस हंस के, बिल्कुल बचपन की तरह। उसके पास परिवार है, दोस्ती है, खुशी है, बिना किसी टेंशन के। वूला अब भी उसको ताना मार कर देखती है, लेकिन सुमिंग उसको स्माइल देता है, बिना शिकायत किए। उसकी हेल्प करता है और धीरे धीरे वूला का ठंडा चेहरा भी नरम हो जाता है। और आखिरी दिन सुमिंग बहुत पोलाइट रहता है बेलिंग के साथ। उसकी मदद याद करता है,
बाव चलाना सीखता है। दोनों साथ साथ एरोस चलाते हैं जैसे बचपन में किया था। चेनशिन खुशी से मुस्कुराती है, दोनों को पानी देती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। पूरे ट्राइब के लोग महसूस करते हैं आज सुमिंग कुछ अलग है। वह सुबह से रात तक बिजी रहता है, मिडनाइट तक। उसके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, मूनलाइट बिखर जाती है। उसकी स्माइल के पीछे छुपी उदासी किसी को दिखाई नहीं देती। जब रात होती है, सुमिंग की स्माइल दर्द में बदल जाती है। वह देख रहा है ट्राइब की लाइट्स एक एक करके बुझ रही हैं। पूरी ट्राइब का शोर शांत हो गया है। उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है। वह धीरे से बोलता है, क्या वक्त आ गया? वह जानता है जब सूरज उगेगा वह इस खूबसूरत दुनिया से चला जाएगा। उसके चेहरे का दर्द धीरे धीरे एक हल्की सी स्माइल में बदल जाता है। वह स्माइल करना चाहता है चाहे जा रहा हो, लेकिन ये 3 दिन उसको बहुत सुकून दे गए हैं। सुमिंग न मूनलाइट देखता है, न अंधेरा, न ट्राइब। वह बस अपने घर का दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, अपने छोटे से बिस्तर पर लेट जाता है। वह आसपास की चीजें देखता है, स्माइल करता है, धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। वह धीरे से बोलता है, सोना है, शायद जब जागूं तो अभी भी यहीं हूं। आखिर में उसने वह रास्ता नहीं चुना जो ओल्ड जन मेकर ने दिखाया था। चाहे उसे बजरकर सोल रेल मिल जाता, चाहे डिजास्टर से लड़ने की ताकत मिल जाती, फिर भी सुमिंग ने अपना खुद का रास्ता चुना। जो लोग कहते हैं असली या झूठा, शायद वह भी असली या झूठा नहीं होता। झील में मून और फूल की परछाई भी मून और फूल ही है। अगर सब कुछ तोड़ के नई जिंदगी मिलती है तो सब कुछ संभाल के भी नई जिंदगी मिल सकती है। अपने दिल को ठंडा ना होने दो, प्यार कभी ना बुझे, तब भी नई जिंदगी बन सकती है। मेरी किस्मत मेरी अपनी है, मैं खुद चुनूंगा। मैं कहूं तो यह असली है, तो मेरे लिए यह असली है। सुमिंग आंखें बंद करता है, धीरे धीरे सो जाता है। अलविदा मेरा प्यारा डार्क माउंटेन, अलविदा मेरा प्यारा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मेरा बचपन। तुम हमेशा मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में गर्माहट बनकर रहोगे। अलविदा। यह नींद थी जो सुमिंग को डार्क माउंटेन छोड़ने के बाद या 9th समिट पर भी कभी नहीं मिली थी। यह एहसास एक खुशबूदार याद था। जब सुमिंग सो जाता है, उसे एक हल्की सी आह सुनाई नहीं देती जो हवा में गूंजती है। उस आह में एक अजीब सा एहसास था जो कोई समझ नहीं सकता। दुनिया धीरे धीरे फॉग में डूब जाती है। सब कुछ धीरे धीरे गायब हो जाता है। जब सुमिंग आंखें खोलता है, सबसे पहले समुंदर की आवाज सुनाई देती है। सबसे पहले समुंदर की बदबू महसूस होती है। सबसे पहले एक अकेला आइलैंड दिखाई देता है। न डार्क माउंटेन, न ट्राइब, न कोई चेहरा, सिर्फ एक जिंदा चीज, बॉल्ड क्रेन जो आंखें मल रहा है। सुमिंग काफी देर तक वहीं खड़ा रहता है, फिर आंखें बंद करता है। कुछ पल बाद धीरे धीरे खोलता है। सपना खत्म हो गया। अब भी उस 3 दिन की यादें उसकी आंखों के सामने हैं। एक गहरा दुख, एक रूह तक की तड़प, एक घर की याद का दर्द उसके अंदर है। यह वह कड़वाहट थी जो हवा भी नहीं उड़ा सकती थी। यह था उसका खुद चुना हुआ खूबसूरत पल। सुमिंग गहरा सांस लेता है, अपने हाथ जोड़कर आइलैंड को गहरा सलाम करता है। ओल्ड जन मेकर को उस 3 दिन की ब्लेसिंग के लिए शुक्रिया कहता है। फिर वह सिर उठाता है, एक कदम आगे बढ़ता है, बॉल्ड क्रेन को पकड़ता है, एक लंबी आर्क में आसमान की तरफ उड़ जाता है। आइलैंड धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। सिर्फ एक उदास एक्सुन की धुन हवा में गूंजती रहती है, जैसे सुमिंग को विदा कर रही हो, जब तक वह दूर नहीं चला जाता। जैसे ही सुमिंग आइलैंड से उड़ता है, डेड सी की सतह पर अचानक एक गोस्ट फेस दिखाई देता है। यह एक लाश है जो समुद्र के नीचे छिपी थी, बिना सिर के, और उसकी छाती पर एक भयानक गोस्ट फेस चमक रहा है। डेड सी के किनारे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के पास ऐसी 10 से ज्यादा गोस्ट फेस कॉर्पसेस छिपी हुई हैं। उन सब की छाती पर गोस्ट फेसेस अंधेरी रोशनी से चमक उठते हैं और एक तेज श्रिल हाउल हवा में गूंज उठती है, मगर यह आवाज कोई सुन नहीं सकता। इसी समय ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की एज पर जो डीतियन का क्लोन बैठा मेडिटेट कर रहा था, वह अचानक आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ जाती है। उसके होठों पर एक निर्दयी ठंडी स्माइल आ जाती है। वह कहता है, आखिर तू आ ही गया मेरे बेटे। वह धीरे धीरे खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वह आसमान में कदम रखने वाला होता है, वह अचानक रुक जाता है, कुछ सोचता है, फिर वापस बैठ जाता है। वह सोचता है, किसी ने डेस्टिनी की प्रेजेंस मुझसे छुपा दी थी, मैं उसको महसूस नहीं कर पाया। अगर किसी ने किया है तो उसकी ताकत कम नहीं है। साउथ मॉर्निंग। दितियन की आंखों में ठंडी सी मुस्कुराहट आ जाती है।
इसी वक्त सूमिंग शांत आसमान में उड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर का दुख इतना गहरा है कि कोई भी उसके पास नहीं आ सकता, वरना वह भी उसकी उदासी में डूब जाएगा। वह सोचता है, एक बड़ी मुसीबत यिन डेथ रीजन में जो सिर्फ मुझे टारगेट करती है वह है डितियन। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं, लेकिन अंदर से एक जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट भी जग जाती है। उसके लिए डितियन एक डिजास्टर है, लेकिन सू मिंग ने ठान ली है वह डितियन को खत्म करेगा। वह सोचता है, अगर डितियन नहीं मरा तो मैं कभी अपनी किस्मत का मालिक नहीं बन सकता। सिर्फ उसके क्लोन को खत्म करके ही मैं अपनी किस्मत पर कंट्रोल पा सकता हूं। वह सोचता है, असली डितियन शायद बहुत ताकतवर है, लेकिन अब तक उसने सिर्फ अपने क्लोन्स ही भेजे हैं। शायद वह खुद यहां आ ही नहीं सकता, लेकिन यह सिर्फ मेरा अंदाजा है। अगर इस बार भी जो आएगा वह क्लोन है तो मेरा गैस सही है, और अगर क्लोन है तो शायद मैं उससे लड़ सकता हूं। सू मिंग अपनी राइट इंडेक्स फिंगर को देखता है, जिसके चारों तरफ गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के बाल का एक टुकड़ा लपेटा है। वह सोचता है, मैंने सालों पहले डितियन के पहले क्लोन को मारा था और आज उसके दूसरे क्लोन को भी खत्म करूंगा। वह याद करता है, पहले डितियन की ताकत समझ नहीं पाया था, न ही होंगलुओ की कल्टीवेशन को। अब समझ आता है, होंगलुओ लाइफ कल्टीवेशन की राह पर था, लेकिन लाइफ प्राइवेशन तक नहीं पहुंचा था। डितियन का क्लोन जिसने होंगलुओ को मारा वह लाइफ मैट्रिक्स से आगे था, लेकिन लाइफ पैलेस तक नहीं। लाइफ पैलेस मतलब पूरी दुनिया के बदलाव समझना, यूनिवर्स के रिग्रेट्स जानना, लॉ की पावर पाना। अगर वह लाइफ पैलेस तक होता तो होंगलुओ को मारते वक्त खुद चोट नहीं खाता। वह सोचता है, मैं पक्का कह सकता हूं उसका क्लोन लाइफ प्राइवेशन रेल में था। वह सोचता है, लाइफ मैट्रिक्स, लाइफ प्राइवेशन, लाइफ पैलेस, वर्ल्ड ऑफ लाइफ, यह हैं लाइफ कल्टीवेशन के 4 बड़े रियल्म्स। अभी मैं लाइफ मैट्रिक्स के बॉर्डर तक पहुंच गया हूं, लेकिन बर्जर्कर सोल रियल्म तक नहीं। इसीलिए मैं सिर्फ लाइफ कल्टीवेशन की प्रेजेंस ला सकता हूं, पूरी राह पर नहीं चल सकता। लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैं उसके क्लोन के सामने यूज कर सकता हूं। सू मिंग बहुत तेज उड़ता है, समुद्र के ऊपर से निकलता है, आंखों में सोच की चमक है। वह सोचता है, यह सब सिर्फ मेरे अंदाजे हैं। अगर इस बार असली डितियन आया तो मैं बच नहीं सकता, और अगर क्लोन पहले से भी ज्यादा ताकतवर है तो यह बैटल उसी के फेवर में होगी। ग्रेट डिजास्टर। सू मिंग साउथ मॉर्निंग के धुंधले बॉर्डर से निकलकर डेड सी के बड़े एरिया पर आ जाता है। उसकी आंखों में अब रूथलेसनेस आ जाती है। वह सीधा समुद्र की तरफ झुकता है। एक छोटा आइलैंड उसके सामने है, न ज्यादा बड़ा न छोटा, बिल्कुल उस आइलैंड जैसा जहां उसकी फेटेड किन रहती थी। आइलैंड पे कोई जिंदगी का निशान नहीं, सिर्फ एक उदास बंप समुद्र में। सू मिंग सीधा आइलैंड पर उतरता है, अपनी डिवाइन सेंस से पूरे आइलैंड को स्कैन करता है, फिर बीच में जाकर बैठ जाता है। वह सोचता है, जब मुसीबत आनी ही है तो बैटलफील्ड मैं ही चुन लेता हूं, यहीं रहूंगा, डिजास्टर का इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में जबरदस्त ग्लेयर है। वह अपना हाथ उठाता है, हवा में पकड़ता है, फिर जमीन पर जोर से हाथ रख देता है। जमीन कांप उठती है और जहां उसका हाथ था वहां एक लाल रंग का मेडो फैल जाता है। लाल घास तेजी से बढ़कर पूरे आइलैंड को कवर कर लेती है, समुद्र तक फैल जाती है। सू मिंग जुबान का टिप काट के खून थूकता है, घास पे गिरता है। तुरंत लाल घास अजीब तरीके से हिलने लगती है और तेजी से बढ़कर पूरे आइलैंड को समुद्र के सरफेस तक लाल कर देती है। यह पहली बार है जब सू मिंग ने अपनी पूरी ताकत से लाल घास को एक्टिवेट किया है, खून और लाइफ को अब्सॉर्ब करते हुए। अब आइलैंड एकदम लाल हो चुका है। सू मिंग अपना हाथ उठाता है, एक ब्लैक फ्लैग पोल निकालता है। बहुत दिनों बाद यह यूज कर रहा है। यह हान माउंटेन सिटी का एक ट्रेजर है, एक डिवाइन एबिलिटी, हान माउंटेन के एंसेस्टर की लेगेसी। उसको डिटेल्स नहीं पता, लेकिन थोड़ी पावर निकाल सकता है और जरूरत पड़ने पर इसको ब्लास्ट भी कर सकता है। यह पहला सरप्राइज है डितियन के लिए। सू मिंग फ्लैगपोल साइड में रख देता है, फिर अपनी स्टोरेज बैग टैप करता है, एक बड़ा स्टोन मॉन्यूमेंट निकालता है। यह है फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की लेगेसी। अब कोई बर्जर्कर इससे कुछ इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी प्रेजेंस ही इमॉर्टल्स को डरा देती है। अगर डितियन सच में आया तो यह देखकर जरूर हिल जाएगा। यह दूसरा सरप्राइज है डितियन के लिए। सू मिंग स्टोन मॉन्यूमेंट आइलैंड पर खड़ा करता है, आंखों में चमक है, फिर स्टोरेज बैग टैप करता है, एक ट्रांसपेरेंट माउंटेन रॉक निकालता है जिसमें छुपा है एक छोटा ब्लैक ह्यूमनॉइड, एक फिंगर कम है। वह ह्यूमनॉइड सो रहा है। सू मिंग सीधा बोलता है, एक ऑफर है, लेगा क्या? क्रीचर कुछ पल चुप रहता है,
फिर आंखें खोल के सुमिंग को अजीब नजर से देखता है। वह कहता है, क्या ऑफर? सुमिंग कहता है, अपनी पूरी ताकत से मेरी मदद कर एक इंसान को मारने में। चाहे मैं बचा या मरूं, मैं तुझे तेरी आजादी वापस कर दूंगा। क्रीचर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मैं क्यों मान लूं? सुमिंग कहता है, मेरा सील तेरे शरीर पर है, तेरे ऊपर है, मान या ना मान। सिर्फ एक बार ऑफर कर रहा हूं, दोबारा नहीं। क्रीचर कुछ देर स्ट्रगल करता है, आंखों में थोड़ी मैडनेस आती है, फिर सिर हिला देता है। सुमिंग तुरंत अपना हाथ उठाता है, माउंटेन रॉक पे सील तोड़ देता है। डिवाइन सेंस से ह्यूमनॉइड को स्कैन करता है। क्रीचर तुरंत बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह आसमान की तरफ तेज चीख मार के देखता है, फिर सुमिंग को ठंडी नजर से देखता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर अपने हाथ जोड़कर सुमिंग को सलाम करता है। वह कहता है, मैं तेरी बात मान लेता हूं, मुझे भी दुश्मनी नहीं चाहिए। हम दोनों का गोल एक है, यहां से निकलना। फिर वह हवा में गायब हो जाता है। अगर सुमिंग ने अपना विल सील में नहीं छोड़ा होता तो उस क्रीचर को ढूंढना मुश्किल हो जाता। यह तीसरा सरप्राइज है डीतियन के लिए। सुमिंग कहता है, डीतियन। वह अपना हाथ घुमाता है, तुरंत ग्रेट यू डायनेस्टी के पैलेस का एक टुकड़ा निकालता है। यह उसने फ्रोजन वर्ल्ड में पाया था। जैसे ही निकालता है, उस पर हाथ रखता है, लाल घास तुरंत उसको ढक लेती है। सुमिंग की डिवाइन सेंस उस डिब्री से जुड़ी है। जब पहली बार ओल्ड मोलुओ से लड़ाई हुई थी स्कावर सीव आइलैंड पर, तब एक आइडिया आया था, ग्रेट यू की इल्यूजन आर्ट। बाद में एक्सपेरिमेंट भी किया, और अब जब असली ग्रेट यू डायनेस्टी देख चुका है तो इल्यूजन की ताकत और भी ज्यादा हो गई है। यह चौथा सरप्राइज है डीतियन के लिए। सब कुछ सेट करने के बाद सुमिंग थोड़ी देर शांत रहता है, फिर एक वायरसेंट सोर्ड निकालता है। उसकी आंखों में थोड़ा दुख है, लेकिन फिर सीरियस हो जाता है। वह सोर्ड को हाथ में पकड़ता है, लेफ्ट हैंड से ब्लेड पर फिंगर घुमाता है। तभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, अपनी नेसेंट डिविनिटी को सोर्ड में डाल देता है। सोर्ड तेज से हिलती है, एक तेज सीटी बजती है, ब्लेड से एक रोशनी निकलती है और एक उदासी की हवा फैल जाती है, जैसे सोर्ड भी सुमिंग से बिछड़ने को तैयार नहीं है। यह पांचवां सरप्राइज है डीतियन के लिए। होंगलुओ से सीखे एक खास तरीके से सुमिंग इस सोर्ड को ऑफर करेगा, ताकि जब ब्लेड फ्लिक करे, सोर्ड की सोल की पूरी ताकत एक साथ फट जाए, डीतियन की माइट को रोक सके। सुमिंग आंखें बंद करता है। उसके अंदर बेल चाइम्स गूंजती हैं और हैंड माउंटेन बेल उसके शरीर के बाहर मैनिफेस्ट हो जाता है। बेल के ऊपर जो 9 हेडेड ड्रैगन की तस्वीर है, वह अब जिंदा लगने लगती है, जैसे उसकी दहाड़ पूरी दुनिया को हिला रही हो। सुमिंग धीरे से बोलता है, 9 हेडेड ड्रैगन। वह कहता है, कैंडल ड्रैगन। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, उसके कॉलर से एक छोटा कैंडल ड्रैगन निकलता है, लीप मार के घास में चला जाता है, गायब हो जाता है। उसी समय बेल आसमान में बड़ा हो जाता है और बादलों में छुप जाता है। यह था सुमिंग का छठा गिफ्ट उस डिजास्टर के लिए। सुमिंग की आंखों में चमक है। वह अपने बाजू पर क्रिम्सन ड्रैगन के मार्क को देखता है। क्रिम्सन ड्रैगन की आंखें खुली हुई हैं। वह भी सुमिंग को देख रहा है। उसकी नजर में भी डिटर्मिनेशन है। बिना सुमिंग के कुछ बोले, क्रिम्सन ड्रैगन मैनिफेस्ट हो जाता है, आसमान की तरफ दौड़ता है, एक जबरदस्त रोर करता है और बादलों में गायब हो जाता है। लेकिन सुमिंग को महसूस होता है, बस एक सोच में, ये ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से दुनिया को तबाह कर सकता है। यह था 7th गिफ्ट। सुमिंग गहरी सांस लेता है। वह अपने हाथ उठाता है और लाइटनिंग क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस की पावर एक्टिवेट करता है। बिजली की चमक उसके शरीर के चारों तरफ फैल जाती है। सुमिंग आंखें बंद करता है और अपने सीने पर हाथ मार के एक आइटम थूकता है। यह आइटम काला है, कॉल्ड्रन शेप का है और उसमें 9 छेद हैं। यह वही आइटम है जो सुमिंग ने हान माउंटेन सिटी में लाइटनिंग अब्सॉर्ब करते वक्त पाया था। जैसे ही सुमिंग यह आइटम निकालता है, लाइटनिंग की सारी चमक उसमें घुस जाती है और एक होल पूरा भर जाता है। सुमिंग आंखें तीखी करता है, हाथ घुमाता है, आइटम आसमान की तरफ जाता है, बादलों में घुस जाता है। तभी आसमान में बिजली की गरज गूंजती है और अनेक लाइटनिंग उस कॉल्ड्रन में भर जाती है। अब सुमिंग हाथ से अलग अलग सील्स बनाता है, अपनी नेसेंट डिविनिटी पूरे शरीर में फैलाता है। वह अब इमॉर्टल्स की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस कास्ट कर रहा है। 9 ट्रांसफॉर्मेशंस, 10 ट्रांसफिगुरेशंस, 1 वॉइस आर्ट। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा, तीसरा। हर बार सील बदलते ही लाइटनिंग और तेज हो जाती है। दूसरा होल भर जाता है, तीसरा भी धीरे धीरे भर रहा है। सुमिंग का लिमिट 7वां ट्रांसफॉर्मेशन तक है और अब तक 4 होल्स लाइटनिंग से भर चुके हैं। यह था 8 गिफ्ट डिजास्टर के लिए।
अब सुमिंग अपने लेफ्ट हैंड को देखता है। धीरे धीरे उसका हाथ काला हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में सिर्फ पाल्म लाइंस काली बची रहती हैं। एक अजीब भयानक नजर। वह धीरे से बोलता है, द कर्स। फिर अपने राइट हैंड को देखता है। वहां एक ब्लैक ग्लेयर चमकती है, फिर चुप हो जाती है, जैसे अंदर छुप गई हो। वह कहता है, यह है 9th गिफ्ट। दित्यन, उम्मीद है तू ही वह डिजास्टर है। मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा अपने ये 9 गिफ्ट्स के साथ। सुमिंग आंखें बंद करता है, सांस शांत करता है और इंतजार शुरू हो जाता है। पूरा बैटलफील्ड सेट हो चुका है। अब सुमिंग कहीं नहीं जाएगा। अगर डिजास्टर सच में दित्यन है तो वह जरूर यहां आएगा। सुमिंग 3 दिन तक वहीं बैठा रहता है, आंखें बंद, मेडिटेट करता है, अपनी कंडीशन को पीक पर ले जाता है। उसे पता है इस बार की लड़ाई बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। सिर्फ एक रास्ता है, लड़ाई। उसको लड़ना ही है। उसको अपनी किस्मत को तोड़ना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, दित्यन को मारना है। फाइट। सुमिंग की बंद आंखों के नीचे लाल कैपिलरीज उभर आती हैं। उसके शरीर से बैटल स्पिरिट और किलिंग इंटेंट आसमान तक फैल जाता है, जैसे तूफान। वह लड़ाई चाहता है दित्यन से, अपनी किस्मत से, अपनी उलझन से, अपनी पूरी जिंदगी से। 5वें दिन जब सुमिंग की बैटल स्पिरिट पीक पर पहुंच जाती है, आसमान में दूर एक वेव ऑफ डिस्टॉर्शन आती है और एक आदमी बाहर निकलता है। वह आदमी एम्परर्स रोब पहना है, सिर पर क्राउन है, चेहरा एकदम ठंडा, आंखों में कोई इमोशन नहीं। वह सुमिंग को ठंडी नजर से देखता है। यह है दित्यन। दित्यन ने देखा कि सुमिंग ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की तरफ नहीं जा रहा, तो अब खुद आ गया है। उसके लिए डेस्टिनी का रास्ता बदलना मुश्किल नहीं, चाहे उसने कभी कभी कंट्रोल लूज किया हो। लेकिन दित्यन को पूरा यकीन है उसकी प्लानिंग फेल नहीं होगी। दित्यन एक शब्द भी नहीं बोलता, सीधा आइलैंड की तरफ कदम बढ़ाता है। उसका चेहरा, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ इतना जबरदस्त है कि लगता है पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे है। उसका कदम गिरता है, दुनिया रोर करती है, डेड सी की लहरों में तूफान आ जाता है। यही वह प्रेजेंस है जो सालों पहले होंगलुओ के सामने उसके क्लोन में थी। सुमिंग तुरंत समझ जाता है यह असली सील नहीं है। जैसे ही दित्यन कदम रखता है, सुमिंग आंखें खोलता है। एक ही मूव में आसमान में उड़ जाता है। अंडरटेकर ऑफ इविल्स आर्मर पहन लेता है, स्पीयर हाथ में आ जाता है। सब कुछ एक पल में हो जाता है। सुमिंग पूरी तरह रेडी है। दित्यन आर्मर को इग्नोर करता है, एक कदम आगे बढ़ता है, हाथ से हवा में सुमिंग की तरफ झटका देता है। आसमान में फॉग चर्न होता है, जैसे पूरी दुनिया को ढंक लेगा। सुमिंग की तरफ भागता है। सुमिंग ठंडी सी आवाज में बोलता है, बॉडी आसमान में उठती है, एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही पैर गिरता है, हवा रोर करती है। यह नॉर्मल कदम नहीं है, यह है सुमिंग का गॉड ऑफ बर्जर्कर्स 7 स्टेप्स। पहला कदम, ऊपर बादलों में एक बड़ा फुटप्रिंट बनता है। एक तेज हाउल के साथ दित्यन की तरफ जाता है। सुमिंग रुकता नहीं, एक के बाद एक 6 कदम और बढ़ाता है। हर कदम के साथ एक और बड़ा फुटप्रिंट आसमान में बनता है। सब दित्यन के ऊपर गिरते हैं। जोर की गरज, आसमान फट जाता है। और जब 7वां कदम पड़ता है, सबसे बड़ा फुटप्रिंट एक धमाके के साथ नीचे गिरता है। जैसे ही यह स्टेप्स खत्म होते हैं, सुमिंग की स्पीड अद्भुत हो जाती है। वह आसमान में आर्क की तरह दित्यन के सामने आ जाता है। स्पीयर सीधा दित्यन के ब्राउ पर मार देता है। यह है सुमिंग। अब वह सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, अब वह खुद अटैक कर रहा है। यह स्पीयर उसकी किस्मत के खिलाफ लड़ाई का सिंबल है, उसके दिल की ताकत का प्रमाण है, उसकी दित्यन से नफरत का निशान है। यह बदलाव सिर्फ एक अटैक नहीं, पूरी दुनिया पलट देने जैसा है। एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन दित्यन का चेहरा शांत है। वह एक कदम भी पीछे नहीं होता, सिर्फ हाथ उठाता है, सुमिंग के स्पीयर के टिप को फिंगर से छू देता है। एक जोर का बैंग होता है, सुमिंग खून थूकता है, पीछे गिरता है, आइलैंड पर आर्क की तरह गिर जाता है। उसका पहला अटैक फेल हो जाता है। दित्यन का क्लोन इतना ताकतवर है कि सिर्फ एक फिंगर से सुमिंग को चोट पहुंचा देता है, लेकिन उसके भी फिंगर पर एक पतला सा कट आ जाता है। दित्यन कहता है, लगता है सालों में तूने काफी प्रोग्रेस की है क्योंकि मेरे क्लोन को चोट पहुंचा दी, लेकिन तुझे अपनी किस्मत का रास्ता पूरा चलना होगा ताकि मैं डिसअपॉइंट न हो जाऊं। दित्यन आइलैंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही सुमिंग जमीन पर गिरता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। सुमिंग के अटैक के 3 रीजन थे। एक, उसकी रिजॉल्व और एटीट्यूड का बदलाव। दूसरा, अपने शरीर की लिमिट टेस्ट करना। तीसरा, दित्यन को आइलैंड पर लाना। अब उसका एनिमी यही है। सुमिंग जोर से चिल्लाता है, दित्यन।
वह अपना हाथ उठाता है, सीधा स्टोन मॉन्यूमेंट पर रख देता है, वही मॉन्यूमेंट जो फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की लेगेसी है। जैसे ही सुमिंग का हाथ गिरता है, मॉन्यूमेंट से एक हमिंग गूंजती है और फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की प्रेजेंस दुनिया में फैल जाती है। डी तियन का चेहरा पहली बार बदल जाता है। वह हैरानी से कहता है, यह लाई शान शू की प्रेजेंस है।